हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमने मिडिवल हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया कि हमें क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आज हमने अर्ली मिडिवल का क्लास लेना है। तो अर्ली मिडिवल का टाइम पीरियड आपको बताया था 800 से 12 या फिर 700 से 750 से 12। ठीक है, दोनों आता है तो आप दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 800 से 1200 एडी। ठीक है, या फिर 7वीं शताब्दी से 1 मिनट 800 से 1200 ईडी तक का है। ठीक है, तो उस टाइम जब अर्ली मिडिवल टाइम पीरियड के में राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो गुप्तोत्तर काल यानी कि गुप्त काल, गुप्त काल के बाद जो पोस्ट गुप्ता पीरियड आया था, गुप्तोत्तर काल के बाद जो है कि बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई थी और अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियां उभर के आ रही थी। और यही क्षेत्रीय शक्तियां अपने अपने क्षेत्रों में उदय हुई और अलग अलग तरह की घटनाक्रम सामने आई इतिहास में। यही क्षेत्रीय शक्तियां जो अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई 800 से 1200 ईडी के करीब, यही राजपूत काल कहलाई या राजपूत वंश कहलाई। राजपूत काल, इसे राजपूत काल भी कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में जैसे देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार हो गया, चंदेल हो गए, चालुक्य हो गए, इधर दक्षिण में हम लोग देखेंगे तो वाकाटक हो गए, और राष्ट्रकूट पाल, ये सब चोल, ये सब जो है कि राजपूत वंश के उदय हुआ। तो हुड़ आक्रमण के कारण साम्राज्य के पतन के बाद गुप्तोत्तर काल में पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज का राजनीतिक केंद्र के रूप में उदय हुआ। यानी कि इससे पहले हम लोग देखेंगे गुप्ता पीरियड या फिर मौर्य पीरियड, ये सब में देखेंगे तो जो है कि राजनीतिक केंद्र जो है पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र में स्थिर था। लेकिन अब धीरे धीरे जब गुप्ता पीरियड के बाद, जब गुप्ता पीरियड का पतन होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि गुप्तोत्तर काल में राजनीतिक केंद्र जो है कि पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज हो गया। और कन्नौज क्यों हुआ, इसके बारे में जानते हैं। कन्नौज इसलिए हुआ कि अपनी भौगोलिक स्थिति, व्यापार वाणिज्य, इन सब चीजों के कारण कन्नौज प्रमुखता आ गई। तो यहाँ पे जो है कि कन्नौज प्रमुखता हो गया। और इसके लिए देखेंगे कि आगे हम इतिहास में देखेंगे तो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष भी होता है, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट भाग लेते हैं। इसकी जो है कि उपयोगिता के कारण, इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण, इसके व्यापारिक के कारण, ये सारी चीजें। ठीक है, ये हमारा है इंडिया उस टाइम का। अब हम देखते हैं राजपूत राजवंश हर्ष की मृत्यु के बाद, यानी वर्धन वंश। हर्ष किस वंश का था? वर्धन वंश। ये जो आपका है, इससे पहले की पीरियड जो गुप्तोत्तर काल है या फिर वर्धन वंश है और गुप्ता पीरियड है, ये सब जब एंशिएंट की क्लास चलेगी तो आपको पढ़ाया जाएगा। तो राजपूत राजवंश हर्ष हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक स्तर पर उथल पुथल की स्थिति आई थी। यानी कि जब देखेंगे कि जब कभी एक बड़ा साम्राज्य, जैसे कि मान लीजिए एक बड़ा साम्राज्य है, ठीक है, जब कोई एक बड़ा साम्राज्य टूटता है, बड़ा जब एक बड़े साम्राज्य का पतन होता है, वह टूटता है, तो ये अलग अलग खंडों में कई सारे पार्ट में टूटेगा। अगर ये टूटेगा तो कई सारे पार्ट में बिखर जाएगा और अलग अलग क्षेत्रों में। ऐसे जबकि हर्ष हर्ष का एक साम्राज्य बड़ा साम्राज्य था, तो ये जब इस एक बड़े साम्राज्य के पतन की स्थिति आई, तो ये अनेक भागों में टूट गया। और जब कोई एक बड़ा साम्राज्य अलग अलग भागों में टूटता है, तो राजनीति में बहुत सारे उथल पुथल स्थिति हो जाती है, बहुत सारे राज्यों में बंट जाता है और अलग अलग श्रेणियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह वर्धन वंश के पतन के बाद ये हाल हुआ और राजपूत काल का उदय हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम हर्ष के बाद जिन शक्ति को तो वे राजपूत की श्रेणी में आते हैं। आपको बताइए मैंने 7वीं से 12वीं सदी, ठीक है, 7वीं से 12वीं सदी को राजपूत काल कहते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि 7वीं से 12वीं सदी को किस काल के नाम से जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं कि इसको राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कन्नौज। तो देखिए, इसे कन्नौज को क्या कहा जाता है? सम्राटों की क्रीड़ा स्थल। ठीक है, अब इसको सम्राटों की क्रीड़ा स्थल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं, इसके लिए बहुत सारे राजवंशों में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा हुई है इसको जीतने के लिए, इसे सम्राटों की क्रीड़ा स्थली भी कह सकते हैं। तो इसे कन्नौज को याद रखिए, किसी सम्राटों की क्रीड़ा स्थली कहते हैं, कन्नौज को कहते हैं। यही पे त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, याद रखिए, कन्नौज में ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और राजपूत राजवंश के ही त्रिपक्षीय संघर्ष, तीन राष्ट्रों से काफी लंबा समय तक यहाँ पे जो है कि एक दूसरे के बीच संघर्ष चला था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन
राजपूत वंशों या फिर वंशों के बीच काफी समय तक संघर्ष चला था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो कि एक इतिहासकार है, उनका कहना है इसे राज्य के अंदर राज्यों का काल कहते हैं। ठीक है, राजपूत काल को इन्होंने राज्यों के अंदर राज्यों का काल कहा है। किसे कहा है? राजपूत काल। इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, याद रखिएगा। सामंतवाद का उत्कर्ष इस काल की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में हम देखेंगे सामंतवादी प्रवृत्ति काफी बढ़ चढ़कर भाग लेती है और काफी सामने उभर के आती है, जिसने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया और देश की राजनीतिक एकता को नष्ट कर दिया। जब सामंतवादी प्रवृत्ति उभरी तो इसमें क्या हुआ कि राजनीतिक एकता धीरे धीरे नष्ट हो गई। जब एक साम्राज्य बड़ा साम्राज्य था तो बड़ा साम्राज्य था, ये जो साम्राज्य की एकता थी वो एक दूसरे से बांधे हुए थे। लेकिन जब ये कई भागों में टूटा तो इससे एकता भी नष्ट हो गई। अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियां थी, उन्हें अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने, अपने को वर्चस्वशाली दिखाने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने में ही ध्यान दिया। इससे क्या हुआ कि राजनीतिक एकता को भी प्रभावित किया और राजनीतिक एकता कहीं ना कहीं देखेंगे हम लोग 1200 ईस्वी तक पूरी तरह से खत्म ही हो जाती है। आगे देखते हैं कि एक शक्तिशाली राजवंश के स्थान पर इसी में उत्तर भारत में अनेक राजवंशों ने शासन किया। आपको बताया ही मैंने क्या, वर्धन वंश के बाद एक बड़े साम्राज्य के बाद अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, इसलिए इस युग को राजपूत युग कहते हैं। राजपूत युग शब्द का प्रयोग 9वीं शताब्दी से पूर्व नहीं हुआ था, यानी कि 9वीं शताब्दी से पूर्व कभी राजपूत शब्द का प्रयोग नहीं थे। राजपूत शब्द इसी टाइम पीरियड में सामने आया था। ये अपभ्रंश शब्द है। राजपूत जो है कि संस्कृत शब्द, ये संस्कृत शब्द है जो राजपुत्र का अपभ्रंश है। ठीक है, रही इसकी उत्पत्ति, तो आपको मैंने बताया था कि राजपूत युग और इनके जो वंश है जैसे कि गुर्जर प्रतिहार है, परमार है, चालुक्य है, चौहान है, तो इनकी उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत सारे मत दिए। कोई कहता है कि ये ब्राह्मण है, कोई अपने आप को बताता है कि हम क्षत्रिय हैं, कोई कहते हैं कि हम अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं, तो कोई कहता है कि ये जो है कि विदेशी जातियां थी। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं इनके बारे में, और ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो आपको हमने बताया गुप्तोत्तर काल के बाद ये आए थे भारत की राजनीति में। 7वीं शताब्दी के आसपास उत्तरी भारत में छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण हुआ। स्मिथ एक काफी महत्वपूर्ण इतिहासकार है और तो जाने माने भी इतिहासकार है, विदेशी इतिहासकार है। उन्होंने कहा है कि हर्ष की मृत्यु के बाद तुर्कों के आधिपत्य तक राजपूत इतने इतने प्रभावशाली हो गए कि 7वीं शताब्दी यानी कि 647 ईस्वी से 12वीं शताब्दी 1191 से 92 तक के काल को राजपूत काल कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हर्ष की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट भी आ गया, 647 में हर्ष की मृत्यु हुई थी और 12वीं शताब्दी यानी कि 1191 से 92 तक, ये आपको बता दें 1191 और 92, यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, फिर भी बताते चलते हैं आपको। तराइन का प्रथम और ये तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस टाइम के काल में राजपूत इतने ज्यादा प्रभावशाली हो गए थे उत्तरी और दक्षिणी भारत में, इतने पूरे टाइम को क्या कहा गया? राजपूत काल कहा गया है। ठीक है, तो आपको इतना तो पता चल गया कि इस टाइम पीरियड को राजपूत काल क्यों कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे श्री जगदीश गहलोत, ये भी एक इतिहासकार है। इतिहासकारों के मत को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इसको आपको मेंशन भी किया गया है। तो श्री जगदीश गहलोत के अनुसार उनकी पुस्तक है राजपूताने का इतिहास 1937 ईस्वी। इनकी पुस्तक उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के आगमन या आक्रमण तक यहाँ के शासक क्षत्रिय कहलाते थे। जो मुसलमान थे, जो तुर्की या अरब आक्रमण हुए हैं, उससे पहले जो भी शासक थे वो क्षत्रिय कहलाते थे। धीरे धीरे मुसलमान इन क्षत्रियों को हराकर इन्हें सामंत बनाया और राजवंशी होने के कारण इन सत्ताहीन क्षत्रियों को राजपूत कहने लगे। इनका मत है कि ये जो राजपूत काल है या फिर जिन्हें हम लोग राजपूत वंश या राजपूत काल कहते हैं, तो वो कहते हैं कि जब तक अरब या फिर तुर्क या फिर मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था तो ये एक क्षत्रिय थे, और जब ये क्षत्रियों को हरा दिया और अपना सामंत बना दिया, अपना सूबेदार बना दिए, तो इन्हें राजवंश का होने के कारण इन्हें ये भी किसी न किसी राजवंश से बिलोंग करते थे, इसलिए इन राज जो सत्ताहीन हो गए थे इसलिए इन्हें राजपूत कहने लगे। ये जगदीश गहलोत का है। ठीक है, जगदीश गहलोत ने क्या कहा कि ये पहले क्षत्रिय थे, मुस्लिम आक्रमण हुआ, ये सत्ता विहीन हो गए और राजवंश होने के कारण इन्हें राजपूत कहा गया। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, गुजरात में शासन करते थे।
ये अपने आप को लक्ष्मण का भी वंशज बताते हैं। तो और कहीं कहीं देखेंगे पृथ्वीराज रासो के चंद्रोदय में इनका अग्निकुंड से उत्पन्न सिद्धांत है कि ये वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। तो जो प्रतिहार है, प्रतिहार राजपूत, ये राम के भाई हैं, ठीक है, भगवान राम के भाई लक्ष्मण की संतान बताते हुए सूर्यवंशी होने का दावा करते हैं। जो गुर्जर प्रतिहार है वो अपने आप को कहते हैं कि हम लक्ष्मण की संतान, ये PYQ आ चुका है। ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, फिर लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, अपने को सूर्यवंशी मानते हैं, ठीक है। राजपूत स्वयं को वैदिक आर्य से संबंधित सूर्य एवं चंद्रवंशी बताते हैं, ठीक है। देख देंगे विभिन्न मत है, आपको बताते हैं कौन कौन से मत किसने दिए हैं। तो पहला मत है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछता है कि कौन कौन से वंशों का अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया जाता है और कौन कौन इस जो है मत का समर्थन करता है। तो पहला है चंद्रबरदाई, ठीक है। चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, ये याद रखिएगा, किस ग्रंथ में है अग्निकुंड का सिद्धांत, तो चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो में है अग्निकुंड का सिद्धांत। राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू पर्वत पर ऋषि ऋषि तपस्या करे थे वशिष्ठ, ठीक है, वशिष्ठ है यहाँ पे, ऋषि वशिष्ठ, ठीक है। ऋषि वशिष्ठ वो तपस्या कर रहे थे, किंतु कुछ असुर जो है यज्ञ को दूषित कर देते हैं। तब आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा एक यज्ञ किया गया, जिसकी अग्नि से चार, यहाँ पे चार जो है कि वंश के लोग उत्पन्न हुए थे, चार वंश उत्पन्न हुए थे, चार लोग उत्पन्न हुए थे। इसमें है गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, प्रतिहार, आप PPCC याद कर सकते हैं, परमार, चौहान और चालुक्य, ठीक है। ये चार वंश, ये चार वंश PPCC, ये आपका ट्रिक है अग्निकुंड का, ठीक है। अग्निकुंड की थ्योरी का ये है PPC, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये उत्पन्न हुए थे अग्निकुंड से। तो यहाँ पे देखिए आपको अच्छे से टेबल में भी मैंने दे दिया है कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। और ये सिद्धांत का समर्थन कौन करता है, पृथ्वीराज रासो की चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, ठीक है। दाई याद रखिएगा कौन कौन से हैं, तो PPCC गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य सोलंकी के चालुक्य ये, परमार है और चौहान है। ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, इसे अग्निवंश भी कहलाते हैं। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति का कई सिद्धांत है, इन्होंने अपने आप को लक्ष्मण का वंशज भी बताया है, सूर्यवंशी भी बताया है, और इन्हें अग्निकुंड से भी उत्पन्न माना जाता है। तो ये सारे मत याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे 18वीं शताब्दी के सूर्यमल मिसर, ठीक है, सूर्यमल मिसर ने वंश भास्कर में अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया है। जो अग्निकुंड सिद्धांत जिसे चंद्रबरदाई ने दिया अपने पृथ्वी रासों में, तो इसमें जो सूर्यमल मिश्र है उन्होंने वंश भास्कर, अपनी रचना वंश भास्कर में अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया। तो याद रखिएगा इन्होंने अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन किया है। दूसरा देखेंगे मुहनोत नैन्सी ने भी अपनी नैन्सी रिख्यात, ठीक है, में अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किया है। दो लोगों ने, विलियम कुक, ये विदेशी इतिहासकार थे, और कर्नल टॉड, ये कर्नल टॉड विशेषकर जाने जाते हैं राजपूत हिस्ट्री के लिए, इन्होंने राजपूत हिस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जब भारत आए थे तो राजपूत राजस्थान में, विशेषकर राजस्थान से इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था, तो ये राजपूतों में बहुत अच्छा काम किए हैं, ये जाने भी जाते हैं। अगर कर्नल टॉड का कभी नाम आए और अगर कोई बुक दिया हो राजपूतों से रिलेटेड, तो अगर आपको मान लीजिए नहीं पता है, तो अगर आपको राजपूतों से, तो ज्यादातर आपको देखेंगे तो कर्नल टॉड ने राजपूतों पे ही किया है, तो वहाँ पे अगर कर्नल टॉड हो तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। विलियम कुक एवं कर्नल टॉड ने अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन करते हुए राजपूतों को विदेशी बताया है, ठीक है। इन्होंने विदेशी बताया कि राजपूत क्या थे, विदेशी थे, कुषाणु के थे, या सब कुषाणु के ये जो इनकी वंशज थे, और वो वही के, इन्होंने विदेशी बताया है। कर्नल जेम्स टॉड ने अग्निकुंड के मत का प्रयोग अपनी विदेशी उत्पत्ति की पुष्टि करने के लिए किया है, ठीक है। टार्ड ने इस मत को समर्थन देते हुए कहा है कि विदेशी जातियां, आपको मैंने बताया कि टार्ड ने कहा है कि विदेशी जातियां किसकी थी, शक, तुषार, यूनानी, सीथियन, गुड़ आदि को अग्नि संस्कार द्वारा शुद्ध करके उन्हें भारतीय समाज में शामिल कर लिया गया, और वही लोग राजपूत कहलाए। आपको पहले बताया कि इन्होंने अग्निकुंड का मत का प्रयोग किया है क्यों, अपनी विदेशी उत्पत्ति को पुष्टि करने के लिए। उन्होंने कहा है कि जो विदेशी जातियां थी, जैसे तुषार, यूनानी, इन्होंने अग्नि संस्कार के द्वारा, अग्नि के संस्कार के द्वारा पूजा पाठ की तरह जो भी अपने आप को शुद्ध किया, और अपने अपने आप को भारतीय समाज में सम्मिलित करने के योग्य बनाया, और ये राजपूत कला, इनका ये मध्य राजपूत उत्पत्ति के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन कौन खंडन करता है, ठीक है। देखेंगे अग्निकुंड सिद्धांत को ओझा जी,
पहला आपने समर्थन पढ़ लिया कि कौन कौन समर्थन करता है, दूसरा देखिए कौन कौन खंडन करता है। तो पहला है ओझा जी। ओझा जी ने अग्नि पुराण ग्रंथ के खंडन किया है, ठीक है। तो देखेंगे इसके दशरथ शर्मा है यहाँ पे। दशरथ शर्मा ने अग्निकुंड का सिद्धांत राजपूत, ठीक है, अग्निकुंड का सिद्धांत राजपूत चारण है भाटो की मानसिक कल्पना की उपज बताया है। उन्होंने कहा, यहाँ पे स्पेस देना भूल गए, वेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दशरथ शर्मा, ये भी एक इतिहासकार है। दशरथ शर्मा ने कहा है कि जो ये अग्निकुंड का सिद्धांत है, ये सिर्फ राजपूत जो है, चारण है, ये सब जातियां हैं, राजपूत, चारण, भाट, ये सब की मानसिक कल्पना, ये लोग से अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाती है, ऐसा कुछ सिद्धांत विधान नहीं है, ये दशरथ शर्मा ने कहा है, ठीक है। नहीं देखिए गोपीनाथ शर्मा, ये भी एक इतिहासकार है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इस मत का विरोध किया है और चंद्रदाई की बात को काल्पनिक माना है। जो चंद्रदाई ने अपनी रचना पृथ्वीराज आश्रम बताया कि ये जो चार जातियां हैं, परमार, चालुक्य, परमार, चौहान, चालुक्य, तो ये लोग क्या है, ये सिर्फ काल्पनिक मत है, ठीक है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, ये भी इतिहासकार है, आपको आगे में बताया। इन्होंने इसे ब्राह्मणों की प्रतिष्ठित जाति की मान्यता निर्धारित करने का प्रयास कहा। इन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण जाति थे, ठीक है, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठित जाति थी, कोई राजपूत नहीं थे ना, ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, ये डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कहना है। अब देखेंगे ब्राह्मणों से उत्पत्ति, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो राजपूत थे वो ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मणों की उत्पत्ति उनकी जैसे जातियां थी, जैसे ईश्वरी प्रसाद ने माना है। ये है डॉक्टर भंडारकर, सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर है, काफी प्रतिष्ठित इतिहासकार है। इन्होंने चित्तौड़ एवं अचलेश्वर से प्राप्त शिलालेखों, ठीक है, इन्होंने चित्तौड़ और अचलेश्वर से कुछ शिलालेख प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर इन्होंने कहा है कि जो राजपूत जाति थी, इनकी उत्पत्ति क्या है, नागर ब्राह्मणों से बताई है, ठीक है, इनकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। पटियाला लेख, जो मंडौर और जोधपुर में है, पटियाला लेख से प्राप्त शिलालेख में प्रतिहारों को किस वंश का बताया गया है, ब्राह्मण वंश का, ठीक है। तो पटियाला लेख जो कहा है मंडौर जोधपुर से प्राप्त है, इस शिलालेख में प्रतिहारों को ब्राह्मण वंश का बताया गया है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, इसी शिलालेख के अनुसार प्रतिहार ब्राह्मण हरिश्चंद्र, ठीक है, एवं उसकी पत्नी भद्रा या माद्रा को संतान थे। तो इसमें कहना है कि आगे हम लोग देखते हैं कि किसने अग्निकुंड बताया, जैसे पृथ्वीराज रासो ने, फिर आगे देखते हैं कि किसने ईश्वर प्रसाद ने इसे ब्राह्मण बताया है, और किस शिलालेख के अनुसार, तो यहाँ पे देखेंगे पटियाला लेख, ठीक है, ये प्रतिहारों के बारे में है। पटियाला लेख के अनुसार प्रतिहारों को क्या बताया गया है कि वो ब्राह्मण थे और किसकी संतान थे, हरिश्चंद्र एवं भद्रा की भद्रा या फिर मात्रा की संतान थे, ओके। दूसरा देखेंगे बिजौलिया शिलालेख, इंपॉर्टेंट है ये शिलालेख का। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार ये वासुदेव का उत्तराधिकारी, ठीक है, वासुदेव का उत्तराधिकारी सामंत वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था, ठीक है, वासुदेव का जो उत्तराधिकारी सामंत था वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। तो इसके अनुसार भी लोग कहते हैं कि राजपूत क्या थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी, जो राजशेखर था, एक जो है, ये भी एक इतिहासकार है। तो राजशेखर ब्राह्मण थे, ये जो है प्रतिहारों के दरबार में थे राजशेखर। आप देखेंगे महिपाल और महेंद्र प्रथम के दोनों के काल में यह है, महिपाल और महेंद्र प्रथम, ठीक है, आगे महेंद्र से फिर महिपाल होगा, ये दोनों के शासन काल में इनका काल है। राजशेखर इनके कवि थे, राजकवि थे, तो ये दोनों के दरबार में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके किसके दरबार में ये थे। तो ये एक ब्राह्मण थे, लेकिन इनका विवाह किससे हुआ था, अवंती सुंदरी से हुआ था, ठीक है, क्षत्रिय चौहानों के ब्राह्मण होने का स्पष्ट प्रमाण है, इस कारण ये कहते हैं कि चौहान क्या थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गोपीनाथ शर्मा, ये भी इतिहासकार है। इनके अनुसार मेवाड़ों के गुंडों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहादन का वंशज बताया है। उन्होंने गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि मेवाड़ की जो गुहिल है, ठीक है, मेवाड़ के गुंडों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहादन का वंशज बताते हैं। इस आधार पर ये कहते हैं कि राजपूत और क्या थे, तो ये जो कि ब्राह्मण थे। ओझा जी, फिर ओझा जी की बात आती है, तो ओझा जी फिर कहते हैं जो महाराणा कुंभा थे, ठीक है, महाराणा कुंभा आगे हम लोग पढ़ेंगे, मेवाड़ के थे। महाराणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जयदेव के गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया में स्वीकार किया है कि गुणिरोध नागर जाति के ब्राह्मण गुहादिन की संतान थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि ओझा जी कहते हैं कि जो महाराणा कुंभा थे मेवाड़ के शासक, महाराणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद की टीका, जयदेव के गीत गोविंद की इन्होंने टीका भी लिखी है, याद रखिएगा, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बन गए। इन्होंने टीका लिखी है रसिक प्रिया में, अपनी इस रचना में इन्होंने स्वीकार किया है कि वे गुणिरोध
कि गुहिलोत नागर जाति के ब्राह्मण गुहावत की संतान थे, यानी कि ये अपने आप को ब्राह्मण स्वीकार करते हैं। ओके, लेकिन देखिए पिंगल सूत्रवृत्ति, ठीक है, तो पिंगल सूत्रवृत्ति में भी राजपूत मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण से उत्पन्न बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उनको ब्राह्मणों से भी उत्पन्न बताया गया है। और यहाँ पे लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है, इस मत का खंडन किया। उनके अनुसार वो ब्राह्मण से उत्पन्न नहीं थे, मेवाड़ों को उन्होंने ब्राह्मण से उत्पन्न नहीं माना है, उन्होंने उन्हें राजपूत यानी कि क्षत्रिय माना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक लिस्ट बना दी है जिससे आपको याद करने में इजी हो कि पहले ही सारी चीजें जो जो इतिहास करके आप मत देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आबू पर्वत वशिष्ठ के अग्निकुंज से उत्पन्न, आपको मैंने बताया पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चतुर्दाय का पृथ्वीराज रासो। सब कुचाण है मूड आदि विदेशी जातियों की संतान। ये किसका मत है? कर्नल टॉड, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, स्मिथ, बुक, डी.आर. भंडारकर, ये इसमें मानते हैं। प्राचीन क्षत्रियों की संतान सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की उत्पत्ति, तो ये जी.एच. ओझा, सी.बी. वैद्य, जगदीश गहलोत, ये जो आप मानते हैं कि क्षत्रिय थे। ठीक, अब देखेंगे सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया के ऊपर बीडी चट्टोपाध्याय कहते हैं। प्राचीन आदिम जातियों गोंड, खरवार, भर आदि के वंशज स्मिथ कहते हैं। ये कुषाण यूची कुषाण जाति के वंशज कनिंगम मानते हैं। विभिन्न जातियों का मिश्रण दशरथ शर्मा, विसंधानंद पाठक। ब्राह्मण वंश उत्पत्ति दशरथ शर्मा, वी.एस. पाठक, गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर भट्टारकर। यहाँ पे कुछ विषय मतलब बहुत सारे इतिहासकार ने अलग अलग मत दिए। आप अगर बुक में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा ही मत है, बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी कुछ प्रसिद्ध इतिहासकारों का जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दे दिया जिससे आपको इजी हो जाए और ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। देख देखिए विदेशी उत्पत्ति का मत। ठीक है, विदेशी उत्पत्ति क्या क्या मत देते हैं राजपूतों से संबंधित? तो पहला है कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड, विलियम कुक, विजय स्मिथ, कनिंगम, ईश्वरी प्रसाद, भंडारकर ने राजपूतों को विदेशी जातियों की संतान माना। ये नहीं कहते कि लक्ष्मण के वंशज थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, कुछ ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि विदेशी जाति थी, फिर ये धीरे धीरे अपने आपको भारतीय समाज का अंग बना लिए। ठीक है, कर्नल टॉड ने राजपूतों को विदेशी की सीथियन या फिर शक जाति की संतान मानते हैं। ठीक है, इन्हें इस तर्क के समर्थन में कहा है कि टाड ने दोनों जातियों राजपूत और सीथियन की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की समानता को आधार बताया। यानी टॉड ने कहा है कि राजपूत और सीथियन की जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति दोनों समान थी। इस आधार पर उन्होंने कहा कि ये क्या थे? राजपूत ये विदेशी जाति थी। ठीक है, न ब्राह्मण थे न क्षत्रिय थे। इन्होंने इसी आधार पे क्या कहा है? ये विदेशी जाति थी। दूसरा देखेंगे राजपूतों की क्योंकि राजपूतों की एवं इन विदेशी जाति की कुछ परंपराएं जैसे कि सती प्रथा, जैसे कि शकों में सीथियन या शकों में राजपूतों में कुछ कुछ कॉमन चीजें इन्होंने देखा सामाजिक और धार्मिक चीजों को लेके, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये लोग क्या है? ये लोग विदेशी जाति है, ना कि कोई ब्राह्मण जाति है या फिर क्षत्रिय है। तो इन्होंने कहा है कि इनमें सती प्रथा समान थी, यानी कि जैसे राजपूतों में औरतें सती हो जाती थी वैसे सीथियन या शक लोग भी सती हो जाते थे। दूसरा देखेंगे अश्व पूजा, अश्वमेध यज्ञ, शस्त्र पूजा, शूरपाष्ट, ये दोनों में समानता थी। इस आधार पर कर्नल टॉड ने कहा है कि ये दोनों क्या थे? ये दोनों मतलब कि ये सॉरी राजपूत क्या थे? ये विदेशी जाति थे। दूसरा देखेंगे इतिहासकार विलियम कुक का क्या कहना है। विलियम कुक कहते हैं और कनिंघम ने टाट को समर्थन करते हुए इन्होंने टाट को समर्थन किया है और कहा है कि राजपूतों के वंशजों का उद्भव शक और कुषाण के आक्रमण के समय माना है। इन्होंने कहा कि जब शक और कुषाण आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके चले जाते हैं तो इनके कुछ वंशज जो है यहाँ पे रुक जाते हैं, बस जाते हैं और यही बाद में राजपूत के रूप में उभरते हैं। तो उनका ये मानना है कि कनिंघम, ठीक है, कनिंघम 978 ईस्वी के बीच गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति की कुषाण संतान माना। इन्होंने गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति कुषाण की संतान माना है। कनिंगम ने 978 ईस्वी में, याद रखिएगा 978 ईस्वी की गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। आज हमने पढ़ा कि राजपूतों की उत्पत्ति के मत में क्या, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से इतिहासकारों के क्या क्या मत थे। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला देखेंगे कि हमने देखा कि उस टाइम स्थिति क्या थी, कैसे ये उभर के आए और सत्ता का केंद्र क्या था। तो कन्नौज था उस टाइम सत्ता का केंद्र, धीरे धीरे बन गया था पाटलिपुत्र की जगह पे। फिर हम देखते हैं कि राजपूत काल की संज्ञा 7वीं से 12वीं शताब्दी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कन्नौज को राजधानी कहते हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया इसके बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि राजपूत युग की उत्पत्ति कैसी होती है, किस वंश ने क्या माना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्मिथ कहते हैं कि जब हर्ष की मृत्यु होती है तो तुर्कों के आधिपत्य तक राजपूत इतने ज्यादा प्रभावशाली हो गया है कि 647 ईस्वी से, यानी कि राजपूत हर्ष की मृत्यु और तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध यानी कि 12वीं शताब्दी तक के काल को राजपूत काल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि जगदीश गहलोत, ईश्वरी प्रसाद, स्मिथ,
कनिंघम, चंद्रबरदाई की अग्निकुंड का सिद्धांत, ये सारी चीजें हमने देखा। किसने समर्थन किया, किसने खंडन किया अग्निकुंड के सिद्धांत को, किसने क्या मत दिया। तो ये सारे हम लोगों ने राजपूतों से उत्पत्ति का संबंधित सिद्धांत देखा, जो इतिहास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमने एक चार्ट भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिससे आपको इजी हो जाए कि किसने क्या मत दिया है। और विदेशी जातियों का भी मत का हमने बताया कि विदेशी इतिहासकारों ने क्या मत दिया। आज हमने देखा कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित क्या सिद्धांत थे, उनका उदय कैसे हुआ और क्या परिस्थितियां थी। तो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके बाद कौन कौन से वंशज है। तो इसके बाद हम धीरे धीरे राजपूत वंशजों को पढ़ेंगे एक एक करके, जैसे जिसमें गुर्जर प्रतिहार है, परमार है, चालुक्य है, चौहान है, चंदेल है, कलचुरी है। वैसे बहुत सारे उत्तरी भारत के वंशज, फिर दक्षिणी वंशज में देखेंगे वाकाटक, चोल। तो ये सब हम देखेंगे और ऐसे हम लोग अपनी तैयारी को सुदृढ़ करेंगे। तो ऐसे ही और भी लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे 80 90 20 94 18 पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।